अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखेंगे। जैसे कि आज हमारे पास मार्केट का फर्स्ट डे है, तो बेहतर ये होगा कि हम पूरे वीक के जो फंडामेंटल इम्पैक्ट है उस पर एक नज़र डालें। तो आज हमारे पास दिसंबर 19 है, तो आज हमारे पास एज सच कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी ये डे हमारे पास एंड होने वाला है। क्योंकि मेरी जो वीडियो बनती है वो मोस्टली 8 या 9 PM पाकिस्तान टाइम के बाद ही बनती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या इम्पैक्ट है। टुमारो हम देखें दिसंबर 20, हमारे पास JPY पे एक अच्छा इम्पैक्ट है, यानी कि बैंक ऑफ जापान प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास दिसंबर 20 में भी कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है इसके अलावा। नेक्स्ट चलेंगे दिसंबर 21 में हमारे पास कैट की CPI न्यूज़ है। इनके कैट हमारे पास एक हाई इम्पैक्टेड यहाँ पर पेयर है दिसंबर 21 में। तो और उसके बाद USD पे भी हमारे पास 8 PM पे न्यूज़ है, ये भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है हमारे पास। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास रेड कलर में इंडिकेटेड होती हैं वो हमारे पास हाई इम्पैक्टेड होती हैं। अगर हमारे पास ऑरेंज में हो जैसे ये है, तो ये हमारे पास मीडियम इसका इम्पैक्ट होता है, और अगर येलो में हो तो वो उसका इम्पैक्ट लो होता है। तो दिसंबर 22 पे चलते हैं। दिसंबर 22 में भी हमारे पास कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है। तो उसके बाद दिसंबर 23 हमारे पास कैट पे न्यूज़ है 6:30 पे, और USD पे न्यूज़ है। दिसंबर 24 हमारे पास सैटरडे यानी कि वीकेंड है। तो यानी कि मोस्टली अगर देखा जाए, यानी कि हमारे पास इस वीक में जो कैड का पेयर है वो एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। यानी कि जैसे हमारे पास USD कैड है, अगर कोई और कैड का पेयर यूज़ करता है कोई माइनर पेयर के साथ, तो वो उसमें भी अच्छी मूवमेंट आएगी। लेकिन क्योंकि हम USD कैड पे करते हैं यानी कि एनालिसिस अपना, तो USD कैड एक अच्छा यानी कि पेयर साबित होगा इस वीक में। मूवमेंट हमें हर पेयर पे मिल सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास यानी कि कोई पेयर हमें वॉच करने वाला है या जिस पे हमें ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, वो हमारे पास कैड का होगा, USD कैड। तो ये तो था हमारा फंडामेंटली यानी कि जो चार्ट्स हैं, ये हमारा डाटा है कि इस वीक में क्या आने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जस्ट इसे देखते हैं डॉलर का बिहेवियर के लिए। एज एन एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डॉलर मेरे पास अगर वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जस्ट इस चीज़ को देखने के लिए मैं यानी कि डॉलर इंडेक्स ओपन करता हूँ, इस पर अपना एनालिसिस करता हूँ। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का अगर ख़ुद इस पर ट्रेड की जाए तो इसका जो स्प्रेड होता है तो वो अमूमन बाकी पेयर से ज़्यादा होता है। इस वजह से जस्ट इसका ट्रेंड मालूम करने के लिए कि हमारे पास डॉलर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, यानी कि इसका मोमेंटम किस साइड पे जा रहा है, जस्ट ये चीज़ चेक करने के लिए डॉलर इंडेक्स पे हम एनालिसिस करते हैं। तो सिंपली अगर डॉलर इंडेक्स को देखें, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा हुआ कि डॉलर इंडेक्स को हम यानी कि वीक होता हुआ ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाएं, तो सिंपली यानी कि ऑलमोस्ट अगर जैसे भी बनाया ट्रेंड लाइन, लेकिन ये हमारे पास बेरिश में ही दिख रहा है, यानी कि ये सेल में इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमें चलना भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही चाहिए। तो ये तो था डेली टाइम फ्रेम में हमारा डॉलर इंडेक्स का एक ट्रेंड लाइन के हमारे पास इसका ट्रेंड क्या जा रहा है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम अपना ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद ही हम अपना 2 हावर्स पे या 4 हावर में या 1 हावर में जो आप लोगों को ईजी लगे उस पर एनालिसिस करते हैं। मैं वैसे 2 हावर रिकमेंड करता हूँ कि 2 हावर में फेक आउट्स कम होते हैं, तो वो ज़्यादा यानी कि बेहतर है मेरी नज़र में। तो सिंपली यहाँ पर हमने ये सप्लाई जोन बनाया हुआ है, ये हमारे पास डिमांड जोन है। मार्केट इस डिमांड जोन से पुल बैक हुई थी और ऊपर गई है, और ये मार्केट यहाँ पर आकर साइडवेज मूवमेंट पे जाने लगी है। तो अभी यानी कि अगर हम साइडवेज मूवमेंट बताएं तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूवमेंट ये बन रही है मार्केट।
तो ये है सिनेरियो हमारे पास डॉलर इंडेक्स का। लेकिन हमारे पास ये ऊपर एक कहें कि एक अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है ना। मार्केट अगर यहाँ तक पहुँच कर रिजेक्शन लेती है तो हम डेफिनेटली डॉलर को वीक होता हुआ देखेंगे एक हाई मोमेंटम के साथ। उसके बाद सेकंड जो बेस्ट सिनेरियो हो, ये ऊपर वाला थर्ड नंबर पे जो सप्लाई जोन है, ये कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से हमारे पहले सप्लाई जोन से ले। तो अगर सप्लाई यहाँ पर इनफ ना हुई तो मार्केट यहाँ से दोबारा सप्लाई लेकर हमारे पास इस डिमांड जोन को ब्रेक कर सकती है। तो ओवरऑल हम इसको सेल में देख रहे हैं, तो इसलिए हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो ये जोन हमें ब्रेक होने को मिलेगा। तो सिंपली अभी हमारा मार्केट हमारे पास साइडवेज मूवमेंट में। तो साइडवेज मूवमेंट के लिए हम जस्ट एक कलर ये येलो सा ले लें। जो भी आप यानी कि सजेस्ट करें वो आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली यानी कि आपको यानी कि पॉइंट आउट करवा सके कि हम मेरा साइडवेज मूवमेंट के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर किया है साइडवेज मूवमेंट के लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो यानी कि डॉलर पर अभी हमारे पास फ़िलहाल अभी कोई किसी सिनेरियो में नहीं है, ना हमारे पास वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, ना हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम इसकी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर देखेंगे वो हम सेल में ही देखेंगे। तो हम जो भी अपने बाकी पेयर्स पे जाएंगे, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, तो उसमें भी हम डॉलर को वीक कंसीडर करके ही आगे अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सिंपली जैसे मैंने बेस पेयर और बेस करेंसी और कोड करेंसी का आप लोगों को डिफरेंस बताया था, वो हम डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पहले बताया था कि जो बेस करेंसी हमारे पास होती है, जैसे हम यहाँ पर यूरो यूएसडी ओपन कर लेते हैं, जो फर्स्ट करेंसी आती है वो बेस होती है, सेकंड हमारे पास कोड होती है। तो यहाँ पर अगर सिंपली मैं ओवरव्यू करूँ उसका बेस करेंसी और कोड करेंसी का, वो ये होगा कि जैसे अगर यूएसडी सेकंड पे आ रहा है तो वो कोड करेंसी है, तो उसका बिहेवियर डॉलर इंडेक्स के ऑपोजिट होगा। अगर डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो यूरो यूएसडी एज अ होल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कोड करेंसी के बेस पे आ रहा है। जहाँ पर यूएसडी पहले आएगा, जैसे यूएसडी कैड है, यहाँ पर यूएसडी पहले है, ये बेस करेंसी है, फर्स्ट बेस करेंसी होती है, तो इसका जो डॉलर इंडेक्स के साथ इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा। अगर यानी कि डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो हम यूएसडी कैड को भी वीक होता हुआ देखेंगे। ये सिंपल सा यानी कि ओवरव्यू था हमारे पास बेस करेंसी और कोड करेंसी का। तो अभी चलते हैं हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एनालिसिस करना होता है। तो यूरो यूएसडी भी चलते हैं। यूरो यूएसडी में हमने ये एक डिमांड जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक हो सकती है, लेकिन मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया और दोबारा एक हाई मोमेंटम कैंडल्स बनाई। मेरी नज़र में ये एक कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया। क्योंकि मार्केट जब भी हमारे पास आती है रिजेक्शन करने के बाद यहाँ दोबारा पुल बैक लेना होता है, तो वो अपने मोमेंटम में ब्रेक देती है, यानी कि मोमेंटम उसका वीक होता है। वीक मोमेंटम के बाद दोबारा वो मोमेंटम बिल्ड करना शुरू करती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने मोमेंटम लो किया एक हाई बेयरिश कैंडल से, एक यानी कि लो मोमेंटम बेयरिश कैंडल बनाई, फिर बाद में एक अच्छी बुलिश की मोमेंटम की कैंडल बनाई। तो ये मार्केट का ये वाला बिहेवियर जो होता है ये आइडियल होता है हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ये वाला बिहेवियर जैसे लो हाई मोमेंटम से नीचे आई, यहाँ पर मोमेंटम इसका लो हो गया, फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम इसका बढ़ने लग गया। अगर हम ये वाला सिनेरियो देखें, यहाँ पर एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आई है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर हमें एक लो मोमेंटम का कोई साइन नहीं मिला, तो इस वजह से इसने हमारे जोन को भी ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के यानी कि थोड़ी ही देर बाद ये दोबारा पुल बैक कर गई। तो ये मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ये वाला जो जोन है अभी हम इसको अभी यानी कि बनाए रखेंगे। मे बी ये कोई फंडामेंटली इम्पैक्ट हो जिसके बारे में हमें मालूम ना हो, तो ये हम दोबारा मार्केट को ये वाले जोन से या जो नीचे हमने दो जोन बनाया हुआ है यहाँ से पुल बैक होता हुआ देख सकते हैं। ये इम्पैक्ट आई डोंट नो कि कितना यानी कि जाएगा, मार्केट दोबारा सप्लाई जोन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर या ये दो जोन हमने बनाया हुआ है या ये नीचे वाला सप्लाई डिमांड जोन बनाया हुआ है, किसी भी डिमांड जोन पे आए
और वहाँ से पुल बैक लाए, तो फिर हम इसे समझेंगे कि हम किसी अच्छी एंट्री के लिए यहाँ पर इन हो जाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो ये वाला सप्लाई जोन होगा। यहाँ तक हम अपने टारगेट रख सकते हैं। तो अभी यूरो यूएसडी हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सिंपली हमने ये डिमांड जोन अपने बनाए हुए हैं, तो इन डिमांड जोन पर फोकस करेंगे। जब मार्केट हमारे इन डिमांड जोन के अंदर आएगी तो हम बाइंग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड पे। तो यूएसडी कैड सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम ओपन करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ राइजिंग वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो मेन जो मैं यहाँ पर पैटर्न्स और अपना इंडिकेटर आरएसआई यूज़ करता हूँ वो जस्ट सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। तो राइजिंग वेज हमारे पास ये एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट ने राइजिंग वेज के बाद हमारे पास बेरिश आना होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब वैसे भी अगर हम डॉलर यूएसडी कैड को देखें या डॉलर के हिसाब से इसे देखें तो ये हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनाऊँ तो ये मेरे पास ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकती है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई नीचे जा रही है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स के साथ इसका बिहेवियर देखूं तो फिर भी हमें ये दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स जैसे वीक हो रहा है, तो यूएसडी कैड भी, क्योंकि यूएसडी इसमें हमारे पास बेस करेंसी है, डायरेक्ट अफेक्ट है डॉलर इंडेक्स के साथ, तो ये भी वीक होगा। तो ये तकरीबन हर तरफ से हमें वीक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसकी यूएसडी कैड में। तो हम यूएसडी कैड को सेल में ही देखेंगे। तो सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास ये सप्लाई जोन हमने बनाया था कि मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्ट हो और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले सेलिंग की, लेकिन मार्केट यहाँ पर आई ज़रूर सेकंड टाइम, लेकिन बिल्कुल लाइट सा यहाँ पर, यानी कि मार्केट इस जोन को टच करके नीचे आ गई। तो जैसे मैंने यूरो यूएसडी में अपना प्रीवियसली ये आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि हमारे पास इस तरह के जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हमें एक लो मोमेंटम की कैंडल नहीं देती। हमेशा हमें एंट्री के लिए एक लो मोमेंटम की कैंडल चाहिए होती ताकि हम वहाँ पर अपना कोई डिसीजन ले सकें और उसके मुताबिक अपनी एंट्री कर सकें। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास मार्केट दोबारा रिवर्स होकर किस पॉइंट पर आती है। हम सप्लाई जोन बनाएंगे, इसमें हमेशा सप्लाई जोन में ही एंट्री लेने की सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास यूएसडी कैड की जो डायरेक्शन है वो शॉर्ट की तरफ है। ये हमारे पास डिमांड जोन बने हुए हैं हमारे पास ग्रीन कलर में। तो लेकिन ये अगर मेरा सिनेरियो देखा जाए तो मैंने ये रेड लाइन में अपने टारगेट टीपी बनाए हुए हैं। जब भी मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, तो मेरा टारगेट टीपी ये रेड लाइन है जो मैंने बनाए हुए 5 अपने टीपी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बनाए हुए हैं। तो लेट्स सी, मेरी नज़र में ये शॉर्ट जाएगा और ये हमारे टीपीज़ यानी कि हिट ज़रूर होंगे, लेकिन क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में टीपीज़ हैं, ये इसको तकरीबन 2-3 वीक्स लग सकते हैं अगर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सेल की मिली तो अभी यूएसडी कैड को हमने डेली टाइम फ्रेम में भी देखा कि वो हमारे पास यानी कि शॉर्ट में है। तो इस वजह से 2 हार टाइम फ्रेम में भी हमने एनालिसिस किया। हम इसके सप्लाई जोन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमने इसकी शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो स्ट्रेटजी सप्लाई एंड डिमांड जोन है, इस वजह से हम अपने जोन के अंदर ही ट्रेड करेंगे, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो ये तो थी हमारी यूएसडी कैड का सिनेरियो। तो अभी देखते हैं कि मेरे ख्याल में ये दोबारा मार्केट रिवर्स होकर किसी सप्लाई जोन में आएगी। या तो ये वाला सप्लाई जोन वैलिड होगा इसके लिए, या ये वाला होगा ऊपर जो हमने बनाया हुआ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, या हमारे पास मार्केट एक नया यहाँ पर जोन बनाएगी और उसको दोबारा रीटेस्ट करके नीचे आएगी। ये हम देखना होगा, मार्केट को वाच करना होगा कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है। और जैसे मैंने कहा कि कैड पे हमारे पास यहाँ पर इस वीक में हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ भी है, तो अगर हमें अच्छी एंट्री मिलती है तो एक ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात हो सकती है कि हम किसी अच्छी एंट्री में वहाँ पर बैठ जाएं मार्केट में, ताकि वो एंट्री अगर वो हमारी ठीक हुई तो ये ऑटोमेटिकली हमें जब सीपीआई का डाटा आएगा कैट का, तो हमें अगर ट्रेड बिल्कुल ठीक हुई, हमारी डायरेक्शन ठीक हुई, तो हमें यानी कि इस वीक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मे भी हमारे मोस्टली टीपीज़ इसी वीक में हिट हो जाए।
तो क्योंकि CPI मेन डेटा होता है इसमें फॉरेक्स में, तो ये हम होप कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेयर हमारा है GBP/JPY। तो GBP/JPY को डेली टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम में हम चेक करें तो हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट देख रहे थे जब हमने प्रीवियसली यहाँ पर एनालिसिस किया था। ये वाला जोन में ऐसे ये वाले जोन से कि मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ पर आ रही है, ये यानी कि जैसे हम डबल टॉप कहते हैं, ये हमारे पास ट्रिपल टॉप बना हुआ है। तो अगर तो मार्केट वाकई ये ट्रिपल टॉप बनाकर आई है तो मार्केट ये अपने सारे लॉस ब्रेक करेगी। तो अगर हम इसकी कैंडल देखें, लास्ट कैंडल देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो ये भी हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है ये वाली। इस वजह से मार्केट को हम सेल में देख रहे हैं। लेकिन अभी ये जो अभी मार्केट मंडे वाले दिन जो ओपन हुई है वो हमारे पास गैप डाउन ओपन हुई है। उसके बाद एक हमें बुलिश इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ है, बुलिश इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब भी सप्लाई जोन से हमें मार्केट रिजेक्ट हुई मिलेगी, हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, क्योंकि शॉर्ट में हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ये वाले पॉइंट तक, या अगर ज़्यादा लंबा खेलना है तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े टारगेट हैं, इसे अचीव होने में भी उतना टाइम लगेगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं इसको। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी यही होती है कि हमारे पास जो रिस्क होता है वो कम से कम होता है, और हमारे पास जो टारगेट होते हैं, जो हमारे पास TP होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो उसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखेंगे, हमारे पास जो मिनिमम होता है वो 1:4 होता है रिस्क टू रिवार्ड। तो हम मैक्सिमम यानी कि हमारा रेशियो टू 16 तक भी गए हुए हैं। तो ये चीज़ हमारी सप्लाई एंड डिमांड जोन पे डिपेंड करती है कि हम जो जोन बनाए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, वो कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें यानी कि एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। तो यहाँ अगर 2 आवर में हम देखें GBP/JPY को, तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाए तो ये हमें शॉर्ट का ही पोजीशन लग रही है ये वाली। अब यहाँ तक में भी आए और ये वाला सप्लाई जोन भी आए और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो, ये वाला लो ब्रेक कर दे। ये पॉसिबिलिटी है, ये हमारा एनालिसिस है, मे बी ये पॉसिबल हो, मे बी ना हो, लेकिन हमारा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और मार्केट ये चेंज होता रहता है। लेकिन हमारा मेन इशू कह लें, या हमारा मेन जो टास्क होता है वो यही होता है कि हम अपने सप्लाई और डिमांड जोन अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज करते रहते हैं। जैसे मार्केट एक नए मोमेंटम की हमें कैंडल्स देती है, या एक नए मोमेंटम के हमारे पास मूवमेंट आती है, तो हम उस हिसाब से अपने जोन को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये तो था हमारा GBP/JPY का एनालिसिस। GBP/JPY को भी हम इस सिनेरियो में शॉर्ट के लिए देखते हैं। ये हमारे पास सप्लाई जोन बने हुए हैं, ये जो ज़्यादा चांसेस है कि इन सप्लाई जोन से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। नीचे हमारे पास डिमांड जोन बने हुए हैं। ये वाला डिमांड जोन हमारे पास GBP/JPY का डिमांड जोन था, लेकिन मार्केट अभी ब्रेक हुई तो इससे काफ़ी नीचे गई, तो ये डिमांड जोन हमारा यानी कि रिजेक्ट हो गया, ये हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये डिमांड जोन और ये 2 डिमांड जोन हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो अभी हम GBP/JPY को सिंपली कहें तो शॉर्ट के लिए हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे सप्लाई जोन में से। अब नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड पे जैसे कि मैंने प्रीवियस वीक भी कहा था कि हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेल की, तो उस हिसाब से हमने ये टारगेट लास्ट वीक में ही सेट किए थे। 1st, 2nd, 3rd, 4th और फाइनल टारगेट मैंने कहा था कि यहाँ तक हम ले सकते हैं अगर किसी ने ज़्यादा लॉन्ग लेकर चलना है, नहीं तो हम प्रीवियस हाई तक जाते हैं, वो हमारा सेफ टारगेट होता है। तो गोल्ड का सिनेरियो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट की हमारे पास 2 TP हिट हुए, उसके बाद दोबारा मार्केट डाउन आई और यहाँ से दोबारा एक बुलिश इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जैसे फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अपने जो बाकी ट्रेड्स होती हैं उनको ब्रेक इवन पे सेट कर देते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाए तो हमें कोई इशू नहीं, हमने मार्केट से 2 TPs ले चुके हैं। क्योंकि अगर हम इसका सेकेंडली सिनेरियो देखें, ऑन द अदर हैंड मार्केट को हमने दोनों साइड से देखना चाहिए, और यहाँ से देखें तो हम मार्केट को डाउन होता हुआ भी देख सकते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम में। तो मे भी पॉसिबल हो यहाँ से डाउन इसका ट्रेंड हो,
डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन हम ऑन द सेफर साइड अपनी जो ट्रेड्स होती हैं उसे ब्रेक इवन सेट कर देते हैं अपने टारगेट अचीव होने के बाद। तो ये तो है गोल्ड का सिनेरियो। लेकिन गोल्ड को अभी तक, जब तक कि हमारे पास ये एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनाया था, तब तक हम इसे यानी कि बाइंग पोजीशन में ही देख रहे कि हमारे ये टारगेट ये अचीव होंगे। लेकिन अगर मार्केट गोल्ड की मार्केट हमारे पास इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि हम या तो अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर दें, या हम अपने माइंड में ये तसव्वुर कर लें कि हमारे पास मोस्ट चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और ये अभी शॉर्ट जाएगा, तो ये वाला डिमांड जोन हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन, जो नीचे जोन बना हुआ डिमांड जोन, यहाँ से दोबारा पुल बैक लेकर और मार्केट ऊपर जाए। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो यही हमारे पास जोन वैलिड होगा और मार्केट ऊपर यहाँ तक जाएगी, या फिर हम दोबारा मार्केट से ब्रेक कर ये वाले जोन से पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगी। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हमारा कौन सा सिनेरियो वैलिड होता है। तो ये तो था हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। तो यहाँ पर जो मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन बताता हूँ, ये तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसमें हमारे पास डेली ट्रेड्स नहीं मिलती, इसमें हमारे पास वीकली टारगेट होते हैं और वीकली टारगेट भी हमारे पास अच्छे होते हैं। तकरीबन मोर देन 100 पिप्स हमारे पास टारगेट इजीली एक पेयर पे मिल जाता है। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि हर वीक मिले, किसी वीक में 2 भी मिल जाते हैं, किसी वीक में 1 भी नहीं मिलता। तो ये हमारे पास लो रिस्क स्ट्रेटजी है, इस वजह से यहाँ पर हमें ट्रेड्स भी कम मिलती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं होती। और सेकेंडली ये होता है कि जैसे स्कैल्पिंग है वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटजी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर हमें एक दिन में कई ट्रेड्स मिल सकती हैं आसानी से। तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, रिकमेंड तो मैं वैसे कोई भी नहीं करता। ये अपने बिहाफ पे आप यानी कि लर्न कर सकते हैं। चाहे तो सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी आपको अगर अच्छी लगती है वो सीख लें, या स्कैल्पिंग अच्छी लगती है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी जो मैंने खुद सीखी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर किसी ने, कोई बिगिनर्स भी है या कोई एक्सपर्ट भी बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास एक लो रिस्क के साथ, जैसे ये सिंपली एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूँ, ये हमारे पास एक लो रिस्क था, ये हमारे पास एसएल था और रिवार्ड हमारा ये वाली यानी कि प्रीवियस जो हाई था वहाँ तक था। अगर सिंपली मैं इसे इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पर बताऊँ, अगर हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी इस यानी कि मार्केट के बाद, इस कैंडल के बाद, तो ये हमारे पास एसएल था हमारा, और हम टारगेट फाइनल टारगेट रखते हैं अपना प्रीवियस ये वाला लो। तो ये देखें 1:7.3, ये हमारा रिस्क टू रिवार्ड है यहाँ पर सिंपली इस ट्रेड में। तो अगर सिंपली मैं कहूँ कि $10 हम अगर लॉस कर रहे हैं तो हमारे पास $73 प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो अगर स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग में हार्डली हमारे पास 1:2 होता है, नहीं तो लोग अक्सर मेजॉरिटी होती है 1:1 के साथ वहाँ पर चल रही होती है। तो लेकिन मैं इसे ये कहूँगा कि स्ट्रेटजी के हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड बेस्ट है। तो ये हमारे पास यानी कि था आज का फॉरेक्स का एनालिसिस। तो मज़ीद अप टू डेट रहने के लिए हमारे पास अगर ऑन द यानी कि स्पॉट अगर किसी ने हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन की इंट्रीज के बारे में या एनालिसिस के बारे में, या जो जब भी जोन नया बनता है या कोई एक जोन रिजेक्ट होता है उसके बारे में अपडेट के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक होता है वो मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। इन केस अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रीसेट हो जाए तो कोई भी रीसेंट वीडियो यानी कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होती है वहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के स्टार्ट और एंड पे मैंने दिया होता है वहाँ से भी कांटेक्ट करके आप ये नंबर और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।